हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में द प्रीलूड के 12 पैराग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं और 12 पैराग्राफ को की व्याख्या शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी-सी रिवीजन कर लेते हैं और देखते हैं कि 11th पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या जाना है। दोस्तों 11th पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ ने बताया है कि उसके ऊपर ईश्वर की असीम कृपा थी और इसीलिए उसके मन में बहुत सारे जुनून ईश्वर ने भर दिए थे। उन्होंने बताया है कि उसके मन के जुनून ऊँचे उद्देश्य के साथ जुड़े हुए थे, उसके मन के जुनून जो है टिकाऊ चीज़ों के साथ जुड़े हुए थे और साथ ही साथ उसके मन के जो जुनून हैं वे जीवन और प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने 11th पैराग्राफ में ये भी बताया है कि नवंबर के महीने में घाटी में वाष्प देखने को मिल रहा था और घाटी में वाष्प जो है लुढ़कते हुए प्रतीत होते थे और वर्षवत कहते हैं कि ये लुढ़कता हुआ वाष्प जो है घाटी के एकांत दृश्य को और भी ज़्यादा एकांत बना देता था और जब भी वर्षवत इस एकांत दृश्य से होकर के गुजरते थे तो वर्षवत का मन बिल्कुल शांत हो जाता था और वर्षवत को ऐसा लगता था कि उसके अंदर बहुत सारे जुनून भरे हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक लड़खड़ाती हुई झील का ज़िक्र किया है। उन्होंने बताया है कि लड़खड़ाती हुई झील जो है एक अंधकारमय पहाड़ के नीचे था और उस झील से होकर जब भी वर्षवत गुजरते थे, चाहे वो दिन में दोपहर का समय हो या रात में अर्धरात्रि का समय हो, जब भी वर्षवत उस झील से होकर के गुजरते थे, तो उसका मन जो है शांत हो जाता था और वर्षवत को ऐसा लगता था कि कितने सारे जुनून उसके अंदर भरे हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 12 पैराग्राफ की व्याख्या को समझेंगे, 12 पैराग्राफ को बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ भी अगर आपको समझ में आता होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 12 पैराग्राफ को शुरू करते हैं। दोस्तों 12 पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ ने बचपन का एक किस्सा उन्होंने शेयर किया है। वे घाटी में खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ और जब बर्फबारी होती थी, जब घाटी में बर्फ बिछे हुए होते थे, तो वे चट्टान खींचा करते थे। चट्टान को वे इस तरह से खींचते थे जैसे मानो कोई पहिया रहित गाड़ी को घोड़े खींच रहे हो और इस खेल में वो अपने दोस्तों के साथ शामिल होता था। वे लोग एक प्रतियोगिता में शामिल हो जाते थे और उस समय दोस्तों घाटी में तरह-तरह की आवाज़ें सुनने को मिलता था और उन आवाज़ों का वर्ड्सवर्थ के मन में गहरा असर था। वर्ड्सवर्थ ने बताया था कि वो एक बार वे तब तक आवाज़ों को, ध्वनियों को सुनते रहे जब तक कि सारे ध्वनि शांत नहीं हो जाते हैं और घाटी में शांति नहीं छा जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में वर्ड्सवर्थ ने इस 12 पैराग्राफ में इन्हीं ध्वनियों का ज़िक्र किया है। दोस्तों हम लोग बिल्कुल इसको लाइन बाय लाइन अभी समझेंगे और कोई भी लाइन है यहाँ पर हम लोग स्किप नहीं करेंगे। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ सबसे पहले कहते हैं कि एंड इन द फ्रॉस्टी सीजन, बर्फीली ऋतु में अर्थात बर्फबारी हो रही थी, बर्फ गिरने का समय था घाटी में। व्हेन द सन वाज सेट, जब सूर्य अस्त हो गया। विजिबल फॉर मेनी अ माइल द कॉटेज विंडोज, झोपड़ी की खिड़कियां बहुत दूर से नजर आ रही थी। ब्लेज्ड थ्रू ट्विलाइट ग्लूम, और झोपड़ी की खिड़कियां प्रज्वलित हो रही थी गोधूली के प्रकाश से। गोधूली का प्रकाश जब सूर्य जो है क्षितिज के नीचे चला जाता है तो उस समय भी सूर्य पृथ्वी पर प्रकाश होता है, उस प्रकाश को गोधूली का प्रकाश कहते हैं। आई हीडेड नोट देयर समन्स, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वो झोपड़ी की खिड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक लग रहा था और इतना सुंदर लग रहा था जैसे मानो वो वर्ड्सवर्थ को बुला रहे हो, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने उसके बुलावे को ध्यान नहीं दिया। हैप्पी टाइम इट वॉज इंडीड फॉर ऑल ऑफ अज, हम सबके लिए यह खुशी का पल था, वर्ड्सवर्थ और उनके दोस्तों के लिए। फॉर मी इट वॉज अ टाइम ऑफ रेप्चर, यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय था। क्लियर एंड लाउड द विलेज क्लॉक टोल्ड 6, स्पष्ट रूप से और बहुत ही जोरदार रूप से गांव की घड़ी ने 6 की घंटी बजाई, यानी कि शाम हो चुकी थी, 6 बज चुका था। आई व्हील्ड अबाउट, मैंने खींचा। यहाँ पर वर्ड्सवर्थ क्या खींच रहे हैं स्पष्ट नहीं करते हैं, लेकिन इसी पैराग्राफ में बाद में वर्ड्सवर्थ इस बात को क्लियर करते हैं कि वे एक खड़ी चट्टान को खींच रहे थे। फिर वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि प्राउड एंड एक्सल्टिंग लाइक एन अनटायर्ड हॉर्स, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। एक्सल्टिंग, वर्ड्सवर्थ बहुत उत्साहित है, ठीक उस घोड़ी की तरह उत्साहित है जो रफ्तार पकड़ते हैं, जो एक पहिया रहित गाड़ी को खींचते हैं, रफ्तार पकड़ते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं थकते हैं और जिनको घर लौटने की बिल्कुल भी चिंता नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह का
और इसी तरह की महसूस वर्dsworth को हो रही है। फिर वर्dsworth कहते हैं ऑल स्वॉर्ड विथ स्टील, सभी जो है स्टील के जूते पहने हुए थे। जिस तरह से घोड़े को नाल पहनाया जाता था उस समय, उसी तरह से वर्dsworth और उनके दोस्त जो अपनी-अपनी चट्टानों को खींच रहे थे, वो भी अपने पैरों पर स्टील के जूते पहने हुए थे। उसके बाद वर्dsworth कहते हैं वी हिस्ड अलोंग द पॉलिश्ड आइस, वो कहते हैं कि चमकीली अ, अ, फिसलाऊ बर्फ पर वे चट्टानों को खींच रहे थे और उसमें हिस की आवाज सुनाई दे रहा था। इन गेम्स कॉन्फेडरेट, वे एक संघीय खेल में शामिल थे, यानी कि वे एक खेल में शामिल हो चुके थे। इमिटेटिव ऑफ द चेस, वे लोग एक दूसरे को चेस कर रहे थे, एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। एंड वुडलैंड प्लेजर्स, और वहां पर जंगल की भूमि की खुशियां भी मौजूद थी। द रिसाउंडिंग हॉर्न, गुंजता हुआ भोपू, यानी कि भोपू वहां पर घंटियां बज रही थी, सुनाई दे रहा था। वे भी उनके लिए खुशी का विषय। द पेक लाउड चिमिंग, वो कहते हैं बहुत सारे घंटी एक बार जोरदार रूप से बज रहे थे, वो सुनाई दे रहा था। एंड द हॉन्टेड हेयर, वो कहते हैं कि शिकार किया हुआ खरगोश भी वहां पर मौजूद था और उनके लिए हर्ष का विषय था, खुशी का विषय था। सो थ्रू द डार्कनेस, अंधेरे में, एंड द कोल्ड, और ठंड के मौसम में, वी फ्लू, हम लोग उड़ गए, यानी कि हम लोगों ने रफ्तार पकड़ा है। उसके बाद एंड नॉट अ वॉइस वाज आइडल, फिर वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी एक ध्वनि जो है निष्क्रिय नहीं था, सभी ध्वनि सक्रिय थे। बहुत प्रकार के ध्वनि वहां पर गूंज रहे थे, जैसे कि विद द डीन स्मिटन द प्रेसिपिसेज रैन क्लाउड, वो कहते हैं कि शोर मची हुई थी। कौन सी शोर? वर्dsworth ने इससे पहले बताया कि सभी जो है स्टील के जूते पहने हुए थे और स्टील के जूते जब चट्टान पर प्रहार कर रहे थे तो उसमें ध्वनि गूंज रही थी, वहां पर शोर मची हुई थी। उसी ध्वनि, उन्हीं उन्हीं कोलाहल के बारे में वर्dsworth यहाँ पर जिक्र करते हैं, वो भी जोर जोर से बजने लगा। द लीफलेस ट्रीज, पत्ते रहित वृक्ष, यानी कि जिस पर पत्तियां नहीं है, सूखे वृक्ष। एंड द एवरी आइसी क्रेग, और बर्फीली चट्टान, खड़ी चट्टान। टिंकल्ड, टन टन की आवाज करते हुए बज रहे हैं। लाइक आयरन, लोहे की तरह, यानी कि सब कुछ बज रहा है वहां पर। सूखे वृक्ष भी बज रहे हैं और खड़ी चट्टान, बर्फीली खड़ी चट्टान भी बज रहे हैं, बिल्कुल टन टन की आवाज कर रहे हैं। वाइल फार डिस्टेंट हिल्स, जबकि बहुत दूर के पहाड़। इनटू द ट्यूमल्ट, उस कोलाहल के बीच में, सेंट एन एलियन साउंड ऑफ मिलानकली, एक दुखद विदेशी ध्वनि को उस पहाड़ ने भेजा, अर्थात उस पहाड़ से एक दुखद विदेशी ध्वनि सुनाई दे रहा था। नोट अननोटिस्ड, जिसको ध्यान न दे यह संभव नहीं था। वाइल द स्टार्स, जबकि सितारे ईस्टवर्ड, पूर्व की ओर, वे स्पार्कलिंग क्लियर, स्पष्ट रूप से चमक रहे थे। एंड इन द वेस्ट, और पश्चिम दिशा में, द ऑरेंज स्काई ऑफ इवनिंग, शाम का नारंगी आकाश, जो शाम के समय आकाश का रंग नारंगी हो गया था, भूरा रंग का हो गया था। डाइड अवे, वो भी मृत हो चुका था, यानी कि वह नारंगी आकाश वाला संध्या भी गायब हो चुका था। नोट सेल्डम फ्रॉम द अप्रोर, उस कोलाहल से एक पल के लिए भी आई रिटायर्ड इनटू अ साइलेंट बे, उस शांत खाड़ी में मैं एक पल के लिए भी मुक्त नहीं हुआ, आजाद नहीं हुआ, रिटायर नहीं हुआ। और स्पोर्टिवली ग्लांस्ड साइडवे, और दूर से मैं खेल खेल में देखता रहा सभी ध्वनि को, उस जगह को देखता रहा जहां से ध्वनि उत्पन्न हो रहे थे या जहां से शोर मचा हुआ था, सभी जगहों को मैं दूर से देखता है। लिविंग द ट्यूमल्टुअस थ्रोंग, शोर मचाने वाले सारे भीड़ को छोड़कर, टू कट अक्रॉस द रिफ्लेक्स ऑफ अ स्टार, एक सितारे के प्रकाश तक पहुंचने के लिए, दैट फ्लेड एंड फ्लाइंग स्टिल बिफोर मी, जो उड़ रहा था या अभी भी मेरे पीछे उड़ रहा था। ग्लीम्ड अपॉन द ग्रासी प्लेन, घास के मैदान में जो चमक रहा था, सितारों का प्रकाश जो है घास के मैदान में पड़ रहा था, और उसी प्रकाश के पास वर्dsworth पहुंचने के लिए उन्होंने अपने शोर मचाने वाली भीड़ को छोड़ दिया। शोर मचाने वाली भीड़, उनके दोस्त और अन्य ऐसे स्रोत जहां से ध्वनि गूंज रही थी, उन सारे भीड़ को वर्dsworth छोड़ के निकल गए और अभी वो प्रकाश का पीछा कर रहे हैं। एंड ऑफन टाइम्स, और बार बार, व्हेन वी हैड गिवन आवर बॉडीज टू द विंड, कहते हैं कि जब बार बार हम लोगों ने अपने शरीर को ध्वनि
हवा के हवाले कर दिया, अर्थात पवन भी वहाँ पर हवा बह रही थी और हवाएँ भी उनके शरीर को स्पर्श कर रही थी। उस समय क्या हुआ, ऑल द शैडोवी बेंग्स, सभी छायादार बेंग्स, बेंग्स यानी कि ढेर, बर्फीली ढेर, बर्फ के ढेर ऑन आइदर साइड, दूसरे तरफ से कैम आए। किस तरह से आए, स्वीपिंग थ्रू द डार्कनेस, झाड़ू लगाते हुए, अंधेरे में झाड़ू लगाते हुए आए, यानी कि आसपास के मलबे को लेकर मेरे पीछे आए। स्पिनिंग स्टिल द रैपिड लाइन ऑफ मोशन, बहुत ही तेज गति से घूर्णन करते हुए वह ढेर मेरा तरफ से आ रहा था। देन एट वंस, तब एक बार में हैव आई, मैंने रिक्लिनिंग बैक अपॉन माई शील्ड, अपॉन माई हील्स, मेरे एड़ी के पीछे की ओर झुकते हुए मैंने एक बार में स्टॉप्ड शॉट, मैंने शॉट को, मलबे को एक बार में रोक दिया, यानी कि जो बर्फ के ढेर थे एक बार में वो हवा के प्रभाव से उड़ के मेरे तरफ आ रहे थे, मैंने उसे अपनी एड़ी के बल पर पीछे की ओर झुकते हुए सारे ढेर को मैंने रोक दिया। फिर कहते येट स्टिल द सॉलिटरी क्लिप्स व्हील्ड बाय मी, तब तक जो है वो एकांत खड़ी चट्टान को जो है मैं खींच रहा था। वर्ड्स पर यहाँ पर क्लियर करते हैं कि वो खड़ी चट्टान को खींच रहे थे, ऐसे खींच रहे थे जैसे मानो खड़ी चट्टान पर व्हील, पहिए लगे हुए हों, और ऐसे खींच रहे थे जैसे मानो एक हॉर्स, एक घोड़ा जो है पहिया रहित, पहिया रहित एक गाड़ी को खींचते हैं। इवन एज इफ द अर्थ हैड रोल्ड विद विजिबल मोशन हर ड्यूनर राउंड, और उस खड़ी चट्टान को जिसको वर्ड्सवर्थ खींच रहे थे उसको देखकर वर्ड्सवर्थ को ऐसा लग रहा है जैसे कि एक दृश्यमान गति के साथ, विजिबल मोशन, दृश्यमान गति के साथ पृथ्वी ने अपना दैनिक गति को पूरा किया है। ड्यूनल राउंड, उसके बाद वर्ड्सवर्थ कहते हैं बिहाइंड मी डिड दे स्ट्रेच इन सोलेन ट्रेन, वो कहते हैं कि मेरे पीछे डे स्ट्रेच वे फैल गए, यानी कि उनका दोस्त जो है उसके पीछे फैल गए, कुछ इस तरह से फैल गए जिस तरह से ट्रेन के डब्बे जो है कतार में फैले हुए रहते हैं। उसके बाद वर्षमल कहते हैं कि फीबलर एंड फीबलर, बहुत ही दुर्बल हो चुके थे, बहुत ही कमजोर हो चुके थे उनके दोस्त। एंड आई स्टॉप्ड एंड वॉच्ड, और मैं खड़ा हो गया और मैं देखता रहा। टिल ऑल वाज ट्रंकिल एज अ ड्रीमलेस स्लीप, वो कहते हैं कि जब तक सब कुछ शांत नहीं हो गया, सब कुछ यानी कि जहां से भी स्वर, ध्वनि उत्पन्न हो रहे थे वो सभी जब तक शांत नहीं हो गए तब तक जो है मैं उस नज़ारे को देखता रहा, उन ध्वनि उत्पन्न होने वाली जगहों को मैं तब तक देखता रहा, और जब शांति छा गई तब तक मैं वहाँ पर देखता रहा। सभी सो चुके थे लेकिन मैं अकेला वहाँ पर खड़ा था और मैं ध्वनि को सुन रहा था, और ध्वनि जब तक बज रही थी तब तक मैं नज़ारों को मैं देखता रहा। वर्ड्सवर्थ ऐसे कहते हैं, और वर्ड्सवर्थ जो है 12 पैराग्राफ को यहीं पर कंक्लूड करते हैं दोस्तों, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 13 पैराग्राफ की व्याख्या के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक दोस्तों इस पैराग्राफ को आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, पढ़ना कभी भी मत छोड़िए, और दोस्तों अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।